नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायगोनलाइजेशन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और उसके बाद हमने सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। आज से हम जो है प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल्स टू D वेयर D इज डायगोनल मैट्रिक्स। या फिर इस तरह से स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम जानते हैं कि जिसकी केवल डायगोनल पर एंट्रीज हों और बाकी सारी क्या हों, जीरो हों। तो हम डायरेक्टली जो है एल्गोरिथम देख लेते हैं कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ करते हैं, और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम देख लेते हैं। हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए दे रखी है AIJ n क्रॉस n टाइप की, जहाँ पे एंट्रीज कहाँ से, फील्ड F से हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स हमें कहीं ना कहीं दे रखी होगी, इसकी हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। और किस तरह से निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट xi माइनस a इज इक्वल्स टू CX। अब जैसे कुछ अगर स्टैंडर्ड मैट्रिसेस दे रखी हो, जैसे निलपोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें याद रहती है, तो उनको हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमारी रैंडम मैट्रिक्स दे रखी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ CX लाई इन F देन गो टू स्टेप 3। अब ये जो मैट्रिक्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला है, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और अगर इसके रूट्स जो हैं वो इस फील्ड में हैं, फील्ड अगर हमारी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में होने चाहिए, अगर रियल है तो रियल के होने चाहिए। ठीक है, अगर रूट्स इसमें हैं तब तो हम स्टेप 3 पर जाएंगे, वरना हम यहीं पे क्लेम कर देंगे कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली A 0 1 -1 0, किसमें है, M2 ओवर R में। यहाँ पे एंट्रीज कहाँ से हैं, R से। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारा किस तरह से आएगा, x² + 1। और अगर इसके हम रूट फाइंड आउट करें तो वो क्या आएंगे, λ1 इज इक्वल्स टू I, λ2 इज इक्वल्स टू -I, और रूट हमारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में बिलोंग नहीं कर रहे, जबकि हमें फील्ड R दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्लेम करेंगे कि A जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेप 3 पर हम जाएंगे, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, राइट CX यानी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर λ1 λ2 λi क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ A। यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज होंगी और CX को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम CX को सॉल्व करेंगे 0 पुट करके, और वहाँ से हम λ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो हमें इस तरह से हम उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, यहाँ से हम नोटिस करेंगे कि Ni इज़ द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λi, यानी यहाँ पे λ1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, n1, और यहाँ पे λ2 की n2। तो स्टेप फर्स्ट में जो है हमने क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला था। दूसरे स्टेप में हमने चेक किया था कि ये जो रूट्स आएंगे इसके CX के वो फील्ड में होंगे क्या नहीं, और फिर तीसरे स्टेप में हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम स्टेप 4 पे आएंगे। स्टेप 4 हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्ट BI इज इक्वल्स टू A माइनस λi I फॉर I इज इक्वल्स टू 1 to k, यानी हर एक λi यानी λ1 λ2 λ3 के लिए हम इस तरह से B1 B2 B3 B3 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फाइंड गामा λi इज इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ बीटा BI। और ये गामा λi क्या है, ये हमारी है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λi। ठीक है, और फिर क्या करना है, देन चेक वेदर अल्फा λi एंड इक्वल टू गामा λi फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to k और नॉट। तो हमें चेक करना है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λi और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λi, ये हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है हर एक आइगन वैल्यू के लिए। अगर इक्वल हैं, इफ़ यस, तो क्लेम करेंगे कि जो है मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइज्ड है, और अगर नहीं है तो क्लेम करेंगे कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। ठीक है, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स का, वहाँ पे आप जब पहला लेक्चर देखेंगे वहाँ पर हमने बात की थी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। तो अगर आपको AM और GM निकालना नहीं आता है तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को हमें डायगोनलाइजेशन दिखाना है तो उसके दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो फील्ड में हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम आगे जाएंगे तब हम वहाँ पे क्लेम तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर अगर नहीं है फील्ड में तब ये क्लेम कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज्ड नहीं होगी। अगर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो फील्ड में नहीं है तो हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हो जाते हैं, आइगन वैल्यूज जो हैं उसकी फील्ड में बिलोंग करती हैं, तब हम उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जब दूसरी चीज़ क्या चेक करना है हमें कि उसकी हर एक आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो डायगोनलाइज्ड है और नहीं आ रही हैं तो डायगोनलाइज्ड नहीं होगी, यानी कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये एम और जीएम जैसे हम 12th में पढ़ते थे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा लेमडा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू गामा लेमडा आई। तो इससे एक चीज़ पता चली कि अगर हमारा अल्फा लेमडा आई है, किसी लेमडा आई की जो हमारी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है अगर वो 1 है, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। तो अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी और ये इंप्लाई करेगा ये, ठीक है। तो हमें चेक किसके लिए करना है, टेस्ट ओनली फॉर लेमडा आई विद अल्फा लेमडा आई इज ग्रेटर देन 1। तो अगर किसी भी आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा है तब हम जो है चेक करेंगे। अब यहाँ तक तो हम सिर्फ अगर किसी ने ये पूछा है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइज्ड है या नहीं है तो यहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा है कि वो डायगोनलाइज्ड होके किसके इक्वल आएगी, यानी कि हमें पी मैट्रिक्स भी अगर फाइंड आउट करने को बोल रहा है, यानी इस फॉर्म में अगर हमें लिखने को बोल रहा है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकाली है ना, ये डी जो है इसकी जो डायगोनल पर एंट्रीज होंगी वो सारी आइगन वैल्यूज़ ही होती हैं। यानी ये जो डी होगा वो हमारा किस तरह का होगा, लेमडा 1 लेमडा 2, इस तरह से ये लेमडा n, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम p निकाल रहे हैं उसके बाद में हम इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रीज में आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, p फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम स्टेप 5 पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, WI डिफाइन करेंगे। ये हमारा क्या है, नल स्पेस ऑफ BI। किस तरह से होगा, V के वो वेक्टर्स हैं x बिलोंग्स टू V सच दैट BIX इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, नल स्पेस ऑफ VI। देन VI's आर कॉल्ड आइगन स्पेस फॉर लेमडा I एंड फाइंड S1 S2 SK एज बेसिस फॉर W1 W2 WK एंड गो टू स्टेप 6। और वेक्टर स्पेस की हम बेसिस फाइंड आउट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने जो है आपको जब वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया था। यहाँ भी हम थोड़ा सा एग्जांपल जब करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। तो स्टेप 5 में हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ये एक आइगन स्पेस जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए हमें बेसिस फाइंड आउट करनी है। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड होगा हमारा S1 हमने मान लिया किस तरह की आइगन वैल्यूज़ के वेक्टर्स होंगे। S1 हमने मान लिया इस तरह से होगा, S2 मान लिया इस तरह से होगा, SK मान लिया हमने इस तरह से होगा। अब यहाँ पे इसमें जो ये है ना वैल्यूज़, ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे क्या है, कॉलम वेक्टर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे V जो है वो हमारा कहाँ से होगा, FN होगा, ठीक है, n टपल होगा। तो यहाँ पे X11 जो है वो हमारा किस टाइप का होगा, वो कॉलम वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये S1 S2 इस तरह से आएंगे। तो उसके लिए हम P को जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये नहीं, ये जो है गलत है। P जो है वो किस तरह से होगा, X11 X12, चूँकि ये कॉलम वेक्टर्स होंगे तो यहाँ पे ये खुद ब खुद n जो है रोज़ बना देंगे। तो यहाँ पे S1 के पहले हम वैल्यू जितने भी वेक्टर्स हैं, यहाँ पे S1 के कितने हैं, N1 मान लेते हैं हम, वो सारे रखेंगे। फिर S2 के वेक्टर्स को हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये एक P मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, P इनवर्स A P इज इक्वल्स टू D ये क्लेम कर देंगे। यानी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, P इनवर्स निकालेंगे, फिर उसमें हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे P से, तो वो डायगोनलाइज मैट्रिक्स D के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है A 1 2 3 2 ओवर R, इस तरह की मैट्रिक्स ली है।
तो इसका सोल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिस तरह से हमने स्टेप्स पीछे देखे थे। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो वो कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट xi माइनस ए, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें किस तरह का पॉलिनोमियल मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें चेक करना होता है कि रूट्स जो हैं वो हमारे फील्ड में हैं या फिर नहीं है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था। इसके रूट्स हम जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 यानी माइनस b होता है, यहाँ पे b हमारा क्या है -3, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये 3 को ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 9 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारा, 5 आता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5/2, और इस वहाँ पर पहले हम प्लस रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और माइनस रखेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 भी हमारा रियल नंबर है, -1 भी हमारा रियल नंबर है, तो ऑल रूट्स इन f, तो यानी फील्ड में हमारे रूट्स आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टेप नंबर 3 क्या था कि हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे चूँकि हमें आइगन वैल्यूज़ क्या मिली, 4 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये x माइनस लेमडा 1 होता है ना, तो लेमडा 1 हमारा क्या है, -1, तो हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ पे x माइनस 4। अब यहाँ पे देखो n1 क्या होता है हमारा, इसकी जो पावर होती है, तो यहाँ पे n1 हो जाएगा 1, n2 हो जाएगा 1। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अल्फ़ा -1 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी -1 के लिए, और 4 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमारी 1 और 1 आ गई। अब यहाँ पे देखो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 1 है, तो हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या 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 आएंगी, 1 ही 1 आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था, नोट में लिखा था कि जब 1 हो तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, और इस तरह से यहाँ पे देखो अल्फ़ा -1 ग्रेटर देन होगा गामा -1 से, और गामा -1 भी ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 से। तो गामा -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली गामा 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम क्लेम कर देंगे कि ए इज़ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो हम यहीं पे रुक जाते। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, P भी फाइंड आउट करेंगे, और P इनवर्स AP को दिखाएंगे कि वो D के इक्वल आता है। तो फिर हम स्टेप 5 के ऊपर जाएंगे। स्टेप 5 हमारा क्या होता है, पहले हम लेमडा 1 के लिए एक B1 कंस्ट्रक्ट करेंगे। B1 हमारा किस तरह से आएगा, A माइनस लेमडा 1 I, और लेमडा 1 हमारा क्या है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस I, ठीक है। और A प्लस I हम अगर फाइंड आउट करें, A हमारा जिस तरह से दे रखा है, A हमारा किस तरह से दे रखा था, यहाँ पे ये दे रखा है 1 2 3 2। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे डायगोनल के एलिमेंट पे, तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 3 3। अब यहाँ पे W1 हम निकालेंगे। W1 हमारा किस तरह से आ जाएगा, x बिलोंग्स टू V B1 x इज इक्वल्स टू 0। हम ये किस लिए कर रहे हैं, हमें S1 फाइंड आउट करना है, यानी कि बेसिस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे W1 हमारा इस तरह से लिख लिया, x बिलोंग्स टू V, V हमारा यहाँ पे क्या है, R2, V हमारा होगा R2, ठीक है। और यहाँ पे हमने x को मान लिया किस तरह से होगा, x1 x2 टाइप में। तो यहाँ पे B1 हमें दे रखा है, इसको हमने इस तरह से लिखा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी इस तरह से। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, दोनों इक्वेशन एक जैसी हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू R2, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम x2 के वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारी किस तरह से हो जाएगी, x1 माइनस x1 बिलोंग्स टू R2, x1 बिलोंग्स टू R। अब इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिस फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें बेसिस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, x1 को हम 1 पुट करते हैं, बाकी सबको 0 पुट करते हैं, तो हमें एक एलिमेंट मिल जाता है। फिर हम x2 को 1 पुट करेंगे, x1 बाकी सारी को 0 पुट कर देंगे, तो हमें दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ये हम Rn की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे R2 का है, यहाँ पे एक ही x1 ही दे रखा है, तो x1 को हमने जब 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 -1। उसके अलावा हम 0 पुट करने के लिए हमें कोई यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यही हमारी सिंगलटन जो है एलिमेंट, ये हमारा बेसिस बन जाएगा W1 का।
इसी तरह से हम W2 लेमडा 2 के लिए यहाँ पे B2 बना लेते हैं। B2 हमारा किस तरह से आएगा, A माइनस लेमडा 2 आई, ये हो जाएगा A माइनस 4 आई, और इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी, -3 2 3 -2। इसके लिए जब हम W2 बनाएंगे तो वो किस तरह से आएगा, x बिलोंग्स टू V, V हमारा R2 है, B2 x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x हमारा किस टाइप का है, x1 x2 टाइप का है। यहाँ पे B2 हमारा इस तरह से मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम अगर देखें तो x2 की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो दोनों की सेम आएंगी, दोनों इक्वेशन से। तो वो क्या आएगी, x2 इज इक्वल टू 3/2 x1। x2 की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा x1 3/2 x1, x1 बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे देखो दो बेसिस हम इसमें, चूंकि हम एक वेक्टर स्पेस के लिए इनफाइनाइट बेसिस बना सकते हैं, चूंकि यहाँ पे x1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, r हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब हम बेसिस भी इनफाइनाइट बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो बेसिस आएंगी, हमने दो बेसिस लिए हैं, x1 जो कि हम जिस तरह से बेसिस फाइंड आउट करते हैं उस तरह से हमने फाइंड आउट किया है। x1 को हम 1 पुट करेंगे तो हमें एक बेसिस मिल जाएगी 1, 3/2, बाकी सबको 0 पुट करेंगे तो बाकी 0 पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी एक सिंगलटन एलिमेंट, ये हमारी एक बेसिस आ गई। दूसरा, चूंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया, रेशनल पार्ट, तो इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। तो इसमें हम क्या पुट करते हैं कि ये वाला चीज़ चली जाए, तो x1 को हम 2 पुट कर दें। x1 को जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3। तो s2 को हम ये लेंगे। ठीक है, s1 हमें मिल गया इस तरह से, s2 हमें मिल गया इस तरह से। अब हम S1 S2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं S1 में हमारा एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तो उस और हम जो है P बनाएंगे। P में क्या करते हैं हम, P हमारा किस तरह से होता था, यहाँ पे x11 x12 इस तरह से होता था। यहाँ पे x11 हमारा कहाँ है, ये वाला एलिमेंट, इसको हम कॉलम वेक्टर में लिखते हैं। ये x12 ये हमारा ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इसको भी हम कॉलम वेक्टर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1, यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 2 3। तो ये हमारी P आ गई, 2 × 2 की मैट्रिक्स। P इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। P इनवर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ P, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 -1 2, और इसके क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 3 की जगह पर 1 की जगह पर 3 पुट कर देंगे और 3 की जगह पर 1 पुट कर देंगे। इंटरचेंज कर दिया, और इसकी जो अदर डायगोनल है उसके हम साइन को चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे प्लस का साइन लगा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा है यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 1/3 -2 1 और 1। ठीक है, तो P इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3/5 -2/5 1/5 अब हमें क्या करना है, P इनवर्स AP फाइंड आउट करना है, और जो आएगा वो हम उसको D से डिनोट करेंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे P इनवर्स हमारा इस तरह से हमने लिख लिया, A को हमने लिख लिया, P को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3/5 -6/5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 6/5 -4/5। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/5 + 3/5। इसको इसके साथ फिर ऐड कर देंगे, इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/5 माइनस का 2/5 4/5 और 4/5, और यहाँ पे ये चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे जिस तरह से P की वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो वो मिल जाएगा हमें -1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0 मिल जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। इसको हम D से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो -1 आया है ये भी हमारा क्या था, λ1 था, और ये 4 हमारा λ2 था, यानी आइगन वैल्यू थी ये भी और ये भी। तो यहाँ पे ये D आ गया। तो इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं कि इफ़ A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो हमें उसका जो D मिलेगा वो किस तरह से होगा, λ1 λ2 λn, वेयर λ1 λ2 λn आर आइगन वैल्यूज ऑफ A। बाकी सारी एंट्रीज
ज़ीरो रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।